जी। आपको ये बात पता है? Yes. इंडस के ग्लेशियर क्यों स्टेबल है? कराकोरम एनोमली का नाम तो सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। आपने ये भी सुना होगा कि सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस परमानेंट हो जाती है। जी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगे एक बहुत बड़ा माइटी कराकोरम खड़ा है जी। जो पाकिस्तान के पास है। जी। मेडिटेरेनियन, कैस्पियन और ब्लैक सी से जो हवाएं आती हैं बिल्कुल। वो इसको संभाल लेती हैं और Holographic ये effect। इतनी यहाँ पे जी। बर्फ पड़ती है कि हमें स्टेबल, हमारी स्टेबिलिटी है। 7,000 से हिमालय ज़्यादा जो है, जी। हिमालय, उसकी ग्लेशियर्स भी स्टेबल नहीं है, जी। वो रिट्रीट हो रहे हैं। कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने रेजिलिएंट कौम बनाया। बिल्कुल। ये वक्त बताएगा कि पाकिस्तान किसी भी मुश्किल वक्त में बहुत हमेशा अल्लाह ताला ने इसके ऊपर एक अपना ख़ास करम रखा है। उसका रीज़न है जी। हमारी नीयतें साफ़ हैं कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जी। आपको ये बात याद होगी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज अ सिविलाइजेशन बिटवीन रिवर रावी, सतलुज एंड सतलुज के साथ एक और जगह है जिसको हम घक्कड़ हाकड़ा रिवर कहते हैं, जिसको ऋग्वेदा में सरस्वती रिवर भी कहते हैं। कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जी। आपको ये बात याद होगी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज अ सिविलाइजेशन बिटवीन रिवर रावी, सतलुज एंड सतलुज के साथ एक और जगह है जिसको हम घक्कड़ हाकड़ा रिवर कहते हैं, जिसको ऋग्वेदा में सरस्वती रिवर भी कहते हैं। घक्कड़ हाकड़ा रिवर जो है, ये अर्लियर जो है, ये रिवर इंडस से नीचे अलग था और ये जाके जो उनके नगर बहावलपुर रन ऑफ कच्छ, ये राजस्थान से भी गुजरता था और इनके राजस्थान से और हमारे जो रोहरी या जो चोलिस्तान, इस रास्ते में ये 3 नदियां गुजरती थी, घक्कड़ हाकड़ा और सतलुज घक्कड़ हाकड़ा का पार्ट था। ओके। ये इंडस के अंदर नहीं जाता था और यहाँ पे रहने वाली आबादी जो थी तकरीबन 2500 कबल मसीह BC में, इनको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता था। ये आज का जो सहीवाल है, टोबा टेक्सिंग है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, इंडिया का जो जयपुर है, उदयपुर है, ये सारा नीचे जामनगर है और ये सारा रीजन वाज कलेक्टिवली नोन एज हड़प्पा। ठीक है। ये इन दरियाओं के दरमियान था और ये सिविलाइज तरीन, ये बड़े सिविलाइज लोग थे जिनको इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़ा नाम है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के साथ है। ये भी तब्दील क्यों हुआ, ये क्यों पैरिश्ड हो गए, ये क्यों खत्म हो गए? बिकॉज सतलुज ने अपना रास्ता तब्दील कर दिया और घक्कड़ हाकड़ा गायब हो गया। घक्कड़ हाकड़ा सीजनल रिवर था, मूनसून पहले बड़ा इंटेंस होता था। 2500 कबल मसीह में वार्मिंग की वजह से बड़ी बारिशें थी तो ये पेरेनियल रिवर था, ये एफेमेरल बना, खत्म हुआ तो वहाँ के लोग वहाँ से निकल गए और इसी तरीके से वो रेत बन गई, रेगिस्तान बना, पहले एरिड हुआ, फिर डेजर्ट में कब तब्दील हुआ और फिर वो रेगिस्तान बन गया और यहाँ की आबादी ख़त्म। यानी सतलुज ने हकीकत में अपना रास्ता फिर तब्दील किया। गूगल अर्थ के ऊपर भी आप देखें तो आपको उसका अभी सतलुज ने अपना रास्ता तब्दील करके, आपको ये भी पता है कि सतलुज अब मिलता है पंजनत के मकाम पर, जहाँ पे बहावलपुर में जो बहावलपुर ईस्ट है उच्च शरीफ के पास और उसके ऊपर जलालपुर पीर वाला जो इलाका बहुत जो रीजन है, ये सारा रीजन तो, लेकिन ये सिंधु और अभी सतलुज की बात मैंने की कि हमेशा रास्ता बदलता है और ये अभी भी बदल रहा है। अगर आप देखें इसकी मेंडरिंग साइनोसिटी, सबसे ज्यादा साइनोसिटी जो रखता है यानी कर्व लेता है, सांप की तरह ये मूव करता है, इसका नाम ही ऋग्वेदा में दिया है। रावी का पुराना नाम था इरवती। ठीक है। इरावती, ये भी एक अच्छा मजे की बात, ये कहते हैं इंदिरा एक इनके खुदा का नाम है, देवी का नाम है कि जो देवी दरियाओं और पानी की पानी की गॉडेस ऑफ वाटर। तो इंदिरा जो थी वो रेती थी, इनके ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, वो रेती थी ब्राह्मू पुत्रा के ऊपर जो ये मनसरोवर में है और ये इसकी रावी का ख्याल रखती थी, इरावती का। और इरावती भी फिर जिस तरीके से नीचे मैंने आपको बताया कि कांगड़ा या अनंतंग और चांबा से होते हुए रजौड़ी से मूव करते हुए वट एवर इट कम्स टू, तो ये भी जाता है कि रावी जो था ये बादशाही मस्जिद के आगे से सर इसलिए गुजरता था कि पहले स्नो फैट बहुत ज़्यादा, इसमें स्नो फैट था, इधर बर्फ़ ऊपर बहुत पड़ती थी। हिमालय अब रिट्रीट कर चुका है, रावी का जोर अब है भी नहीं। रावी को पूरे जोर से भी रखा जाए तो रावी अब इतना 11 मिलियन फीट से ज़्यादा मैक्सिमम 15 मिलियन एकड़ फीट देगी। माइटी इंडस का मुकाबला रावी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ माइटी इंडस। इंडस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी नदियां लिखी हुई हैं और किस्मत ने क्या, कुदरत ने वो पाकिस्तान को दी हुई है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि सतलुज और ब्यास, हाँ 250 किलोमीटर कहीं दूर हैं हमसे, पाकिस्तान से, और ये प्लेन रास्ता है।
प्लेन रास्ता मतलब कि ये पानी स्लो आता है, स्वेल करता है। आपने हरीकी पे देखा भी होगा कि दो दरिया जो आते हैं, सुतलेज और फिरोजपुर के दरमियान बहुत ज्यादा पानी फैला हुआ है। ये जो रास्ता है, ये जो दरियाएं हैं, सुतलेज, ब्यास, इनको आप नॉर्मल दरिया ना समझें, या आगे जमुना और यमुना या ब्रह्मपुत्र, इन्होंने बहुत बड़े मज़ाहिब को जन्म दिया है और बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस को जन्म दिया है। ठीक है, आप गंधारा सिविलाइजेशन देखें, दरिया चाहे वो हेलमंड बेसन कंधार से शुरू हो, नंगरहार में हो, बदख्शा में हो, कुनड़ में हो, या ऊपर जो चित्राल का रीजन है, या फिर गंधारा जो हमारा पिशावर का जिसको पिश्तलावाकी कहते थे, कृष्णा का पूरा कहते थे मर्दान के रीजन को, ये रीजन, और ये करते 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 ये गंधारा है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश और मेकोंग डेल्टा तक जाता है, और इसका सारा रास्ता के ऊपर हिंदू कुश हिमालय। ठीक हो गया, ठीक सर, मैं इसके आगे और भी बात करना चाहूँगा। इसके साथ मैं ये बात करना चाहूँगा कि हर मज़हब रिस्पेक्ट करता है पानी की, और जिस कौम ने इस पानी को हथियार बनाया है, उस कौम को अल्लाह ने नेस्तो नाबूद किया है। यजीद की देख ले, यजीद ने जब दरियाए फुरात रोका, यजीद की औलाद के साथ जो हुआ वो हिस्ट्री जानती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को जिस तरीके से वो जो सूरत नाजिल की अल्लाह ने, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तो नबी की जो फिर नस्ल है वो कटी नहीं, वो अब्तर नहीं हुई, बल्कि वो तो हौज़े कौसर की तरह अब आपको अहले सादात आपको दुनिया में मिलते हैं। तो नबी की औलाद के साथ, या जिसने पानी के साथ किया, उसका जो अंजाम हुआ, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं। आप यकीन करें, दज्जाल का एक वाक़या है कि दज्जाल के बारे में कहा गया, इसके ऊपर एक बहुत एक बड़ा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जो मैं कभी इमाम एक सहाबी हैं जो पहले क्रिश्चियन थे, उनका मैं एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ और इस पे बात को कंक्लूड करूँगा पानी के बारे में। जैसे मैंने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी तसव्वुर जो नाम लिया है वो गीली मिट्टी के साथ तसव्वुर किया है, जो दरियाई मिट्टी ही बनती है। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि जो हिंदुओं की ऋग वेदा है या सारी चीज़ें वो पानी के ही इर्द गिर्द झूम रही हैं। सिद्धार्था को जो निर्वाणा मिला है पानी के तरीके से मिला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने हिजरत की और मक्कातुल मुकरमा में गए, अपनी औलाद को छोड़ा, तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने भी जब सही की तो पानी निकला, उस पानी ने उनको आबाद करने की मौका किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कुएं पानी की तरफ डाला गया और फिर वो निकले तो उन्होंने भी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के थ्रू, जो आपको पता है दरियाए फरात के ऊपर भी तो रिवर नाइल, दरियाए फरात है या दरियाए दजला है। मैं आपको पानी की हकीकत बताऊंगा। रोमन सिविलाइजेशन, रोमन जो एम्पायर है, सिविलाइजेशन बोल रहा हूँ, रोमन एम्पायर का भी ताल्लुक है रिवर टिबरस के साथ। रोमस जो एक छोटा बच्चा था वो टिबरस के करीब ही मिला था, रिवर टिबरस जो कि इटली में है। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं आपके सामने और हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट रखूं तो यू विल बी अमेज्ड कि इंसान का ताल्लुक पानी के साथ है। सूरह नूर में बता दिया कि हमने इंसान को तो बनाया ही पानी से। जी, राइट। और सूरह मुल्क के आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने बड़ी एक आखिरी आयत, अगर आप सूरह मुल्क की पढ़ लें तो अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं सारा पानी ज़मीन का खींच लूँ, ये मतलब अल्लाह ताला ने एक वार्निंग दी, तो फिर क्या होगा, फिर तुम क्या करोगे। तो यानी ये पानी है जो कि, और मैं आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया का आगाज़ पानी से हुआ। जब ये पानी इस दुनिया में आया तो ये हैबिटेबल जोन बनी। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना तो देखिए अल्लाह ताला ने एक और सूरह नूर में भी फरमाया गया है कि इस पानी से ही जन्म हुआ, फिर कुछ 4 पाँव वाले और कुछ 2 पाँव वाले यहाँ पे बनती गई और मखलूकात बनी। मैं इधर एक लास्ट बात करूँगा, ये पानी से ही इस दुनिया का इख्तिताम होगा और बड़ी जंगें भी पानी पे ही लड़ी जाएंगी। और ये वाटर एक बहुत बड़ा, लेकिन वाटर को जिसने दोस्त बनाया वो कामयाब हुआ, और जिसने पानी को एज अ जंग यूज़ किया तो खुदाई जो ताकतें हैं या जो लॉ ऑफ नेचर है वो छोड़ता नहीं है। देखिए अभी चाइना एक और नया डैम बनाने लगा, या लॉन्ग ज़ैंगबू डैम, या वो 3 गॉर्जेस डैम के बाद ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, उस पर इंशाल्लाह बात आ रहा है कि ये अब बहुत मैसिव, ये तो इंडियन जो जियोइड कहते हैं ना,
जहाँ पे जियोइड इज बेसिकली वेयर एक ग्रेविटी लो है, उसको हमारा भी फोकस डैम की तरफ आ गया है। सर इसके अभी मैं अगला सवाल सर मैं डैम्स से पहले पानी को कंट्रोल करने से पहले मैं आपको लास्ट कंक्लूजन एक निकालूंगा जी जी, जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी जिस तरह 5 दरिया के नाम लिए मैंने जी, और ब्रह्मपुत्र और यमुना, तो इंडस वाटर ट्रीटी में मेरे ख्याल से अगर ये इसकी रिवीजन होती है तो पाकिस्तान शुड फाइट कि वी नीड अनदर रिवर, ये रिव्यू करने की जरूरत है, रेदर देन इंडस हमारा अपना है, वरना हम आपसे यमुना की मांगना शुरू कर देंगे। यमुना आपका जिस तरह वैसे इंडस हमारा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब आप मुझसे दूसरा। अब बात हम डैम्स पे कर रहे हैं, तो अब डिबेट ये चल रही है कि जो पंजाब के ईस्टर्न रिवर्स हैं इनके ऊपर कोई वेटलैंड्स नहीं है, इनके ऊपर कोई डैम नहीं है। क्या हमें अब अपने सैलाबों को रोकने के लिए, क्योंकि आगे हम और इंटेंस मानसून देखेंगे और ज़्यादा लैंड सरफेस टेम्परेचर देखेंगे तो स्नो मेल्टिंग ज़्यादा होगी और इंटेंस मानसून आएगा, तो हमने करना क्या है? हमने अब डैम बनाने हैं अपने पंजाब को बचाने के लिए, पाउंड्स बनाने हैं, वेटलैंड्स बनानी है, हमने क्या करना है? सर एक बात तो बिल्कुल सर्टन है जी, और ये तमाम ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स इस बात पे मुत्तफिक हैं जी कि जब ज़मीन की दर्जे हरारत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये दर्जे हरारत ज़मीन की जो है की तरफ नमी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दर्जा हरारत जहाँ पे भी वहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाता है। गर्म हवा ऊपर उठती है तो हवा की कमी एक लो प्रेशर जनरेट करती है, और समुद्रों की फिर हवा जो है बे ऑफ बंगाल से या आए, जो साउथ वेस्टर्न मानसून रिवर्सल है अरेबियन सी से, ये बेसिकली जब वापस आती है तो ये ज़्यादा मॉइस्चर इन्फ्लक्स होगा, और गर्म सिर्फ आपका लैंड तो नहीं होगा ना, साथ हमारी वाटर बॉडीज भी ज़्यादा, सी वाटर भी जब गर्म होगा तो मॉइस्चर और एवापोरेशन ज़्यादा होंगे, तो आने वाली जो आपकी हर मानसून है ये सर्टन है, ये तमाम ग्लोबल मॉडल्स हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि गर्मियां पाकिस्तान में ज्यादा होंगी, बारिशें लाएगी, गर्मी भी ज्यादा होगी, और उसकी वजह से लैंड सरफेस समंदरों में जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा मॉइस्चर आएगा। और लेकिन हमारे पाकिस्तान या साउथ एशिया क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में ज्यादा इसलिए भी आता है कि यहाँ पे कैस्केडेड इफेक्ट होता है, एक तरफ से आपकी गर्मी आती है जी, वो गर्मी आपकी मॉइस्चर और बादल ज़्यादा बनाती है बिल्कुल, तो दूसरी तरफ यही गर्मी आपके ग्लेशियर्स को पिघलाती है बिल्कुल, और जिस रीजन में 7,000 मेजर ग्लेशियर्स हों और 13,000 मेजर माइनर लेक्स बन जाएंगे, वहाँ पे ग्लेशियर्स जाके पिघलना शुरू हों तो सोचें पानी का बहाव दरियाओं में कितना ज़्यादा होगा। पाकिस्तान में एक और भी वल्नरेबिलिटी जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हम कनेक्टेड सिर्फ और सिर्फ अरेबियन सी, सेंट्रल जो इंडियन ओशन है या इंडियन ओशन कलेक्टिवली बे ऑफ बंगाल या लेकेटिव सी के साथ या अंडमान सी के साथ सिर्फ नहीं है, इसके अलावा वी हैव अ पैसिफिक ओशन एज वेल, उसके साथ भी हम कनेक्टेड हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड हमारे नॉर्थ वेस्ट पे 3 अदर वाटर बॉडीज मौजूद हैं, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी के भी फिर पार्ट्स हैं, एड्रियाटिक सी और टेरेनियन सी, बिलियारिक सी एंड अ नंबर ऑफ अदर सी, ठीक है। लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि हमारे जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, मेडिटेरेनियन सी के बारे में कहा जाता है ये 4 टाइम ज़्यादा गर्म हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर वाटर बॉडीज़, और इस वाटर के गर्म होने की वजह से इसका भी मॉइस्चर ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन के आ रहा है, तो पाकिस्तान में एक तरफ मॉइस्चर यहाँ से आ रहा है और दूसरी तरफ बंगाल और अरेबियन सी ज़्यादा आने की आगे वो है। तो ये है कि अगले मानसून में तो मगरबी हवाएं और मशरकी हवाओं का मिलाप हुआ, फिर हमारे तो सारा हिली टेरेन है हमारा नॉर्थ, ओरोग्राफिक इफेक्ट होगा तो टेरेंशियल रेन, क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स भी रोल आउट नहीं हो सकते, हेल स्टॉर्म्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड होगी, लैंड स्लिपेज होगी, इसके अलावा सॉइल सैचुरेट करेगी तो लैंड स्लिप करती है, जीबी में पूरे रोड कर दिया सर, लैंड लिक्विफिकेशन हो रही है, सॉइल लिक्विफिकेशन हो रही है, इसके अलावा डेब्रिस फ्लो और बड़े बड़े बोल्डर्स और रॉक फॉल, आपने देखा है कि बुनेर में क्या हुआ है, बुनेर में रॉक फॉल हुआ है, गिजर के अंदर भी तो मड फ्लो है, देन देयर इज अ गुली डिपॉजिट, टिल डिपॉजिट, स्क्री डिपॉजिट, जो चीज़ें आने वाले सालों में पाकिस्तान में या हमारे रीजन में ज़्यादा तैयारी की जरूरत है, हम मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ फ्लड्स को देखेंगे। साथ साथ ये सिर्फ दरियाई बातें नहीं, क्योंकि पानी की डिबेट है, मैं फिर आपको और डिजास्टर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। बिल्कुल, अभी हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या अब हमें क्या करना है, हमने अपने ईस्टर्न रिवर्स के लिए क्या सोचा? सर वाटर मैनेजमेंट, अगर फ्लड मैनेजमेंट की बात की जाए तो फ्लड मैनेजमेंट की जो बाय बुक्स देयर आर 2 वेज
ऑफ द फ्लड मैनेजमेंट। Right. एक को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच और दूसरे को नॉन Non-structural approach। स्ट्रक्चरल अप्रोच में तो आपके लेवीज बनाना, डाइक्स बनाना, training works जिसको हाँ, रिवर ट्रेनिंग्स जिसको कहते हैं। जी। तो रिवर ट्रेनिंग्स में या तो एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे या बंस बनाएंगे, स्पर्स बनाएंगे, ग्राउंडीज, ठीक है, dikes। रिवर की प्रोटेक्शन करेंगे आपने, या तो रिवर को आपने ट्रेन करेंगे, रिवर हम को ट्रेन basically। करेंगे, या रिवर में नैरो जो आपने ड्रेजिंग करके गॉर्ज बनाए, उसके डीप रिवर के आइलैंड्स जो सेंटर में आते हैं, बेलास। उस हाँ बेलास जिसको कहा जाता है, उनको आपने कन्फाइंड करना है साइड पे स्पर्स एंड बंस। लेकिन कहा जाता है कि दिस इज नोन एज द मिटिगेशन प्रोसीजर्स। ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच आज की तारीख में जहाँ पे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और क्लाइमेट चेंज एक हकीकत बनता जा रहा है, तो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स के ऊपर यू कैन नॉट कंट्रोल और फाइट। हम कहते हैं डोंट फाइट विद द फ्लड, जी, एल्स जो नेक्स्ट अप्रोच है वो ये है कि स्टार्ट लिविंग विद द फ्लड। तो आप अडॉप्ट करना शुरू Adaptation पे हमें करें। तो आना मिटिगेशन में स्ट्रक्चरल जितनी भी मिटिगेशन प्रोसीजर्स हैं वो क्लाइमेट की चेंजिंग डायनामिक्स के ऊपर ये वाली बातें अब कम वजन रखती हैं। लेकिन बात की जाए तो दूसरी तरफ अगर हम नॉन स्ट्रक्चरल अप्रोच पे जाएं तो उसमें आता है कि आप फ्लड प्लेन्स को आप ओपन रख दें, रिपेरियन बफर्स बनाएं, यानी फ्लड के करीब आपने नेचुरल जो रिपेरियन बफर्स हैं यानी प्लांटेशन करें, और वो भी फ्लड प्लेन रेगुलेशन एक्ट पे अमल करना पड़ेगा। सर मैं आपको 5 चीज़ें सामने 5-6 चीज़ें रखता हूँ। नंबर 1, फ्लड प्लेन्स को तो आपने बिल्कुल वहाँ से इंक्रोचमेंट हटानी है। ठीक है। सेकेंडली आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है जिसको कहा जाता है रूम फॉर द रिवर। ठीक है। आपने गिव रूम टू द रिवर, दरिया को अपने रिवर के कॉरिडोर्स को यार उनको प्रोटेक्ट करो। रिवर हैज़ अ राइट टू फ्लो, तो उनके कॉरिडोर्स को फ्लो करो को रखो। तो रूम फॉर द रिवर या फ्लड के कॉरिडोर्स डिफाइन करें, फ्लड के प्लेन्स ऑन हायर इंटेंसिटी, ऑन हायर डिस्चार्ज। 2015 का एक्ट है इसके ऊपर, जो उसके डेप्थ, फ्लड की डेप्थ और फ्लड के एक्सटेंट जो है ऑन हाईएस्ट रिटर्न पीरियड। अब बात नहीं रही कि 50 ईयर या 100 ईयर रिटर्न पीरियड, अब आप एक्सट्रीम इवेंट्स की तरफ 500 रिटर्न पीरियड के देखें। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम बात करते हैं 10,000 क्यूसेक के ऊपर मराला का कितना एक्सटेंड बनता है। मैं तो आपको कहूँगा कि आने वाले सालों में आप 10 लाख के बजाय 12 लाख पे डिफाइन करें कि कितना एक्सटेंड बनेगा। वो जितना एक्सटेंड बना है गिव उतना रिवर को, इतना एक्सटेंड वो आपका रिवर का राइट है। हाँ, जहाँ पे रिवर के फ्लो को आपने रेगुलेट करना है तो रिवर की ट्रेनिंग भी आप करा सकते हैं। रिवर की ट्रेनिंग में उसको मेंडरिंग कराएं, रिवर की मेंडरिंग करा के जहाँ पे रिवर की कन्फ्लुएंस पॉइंट्स हैं वहाँ पे बेसन्स बनाएं, पॉन्डेजेस बनाएं, लेकिन उन पॉन्डेजेस में पानी को रुकने ना दें। उसको या तो आप उसके आगे स्लूज गेट्स बना के उसको किसी इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करें या फिर उस पानी को रेगुलेट करें, अदरवाइज वो वेटलैंड बन जाएगी और वेटलैंड हैज अदर वाटर लॉगिंग। जी, उसका एक पूरा इकोसिस्टम होता है, सैलिनिटी को डिस्टर्ब करना, वो अलग फिर एक चीज़ डिबेट बन जाएगी। लेकिन बात यह है कि रिवर सिर्फ पानी नहीं है, रिवर इज़ नॉट ओनली अ कंड्यूट of water. River also brings a lot of sediments. और वो sediments की जो silts है उसका एक फ्लक्स होता है जो कि नीचे जाके डेल्टा की लाइफ को बढ़ाता है, ये जंग करता है, हाँ रिस्टोर, ये वेटलैंड को भी रिस्टोर करता है और ये आपकी लेक्स को भी रिस्टोर करता है, ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, ये सॉइल के अंदर मिनरल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस। मजे की बात, हमारा इंडस तो इतना डाइवर्स मिनरल्स लाता है, हत्ता कि सोना भी ले आता है। तो इतने मतलब कि आपके ऊपर से जो इतना बड़ा वेस्ट से ईस्ट इतना बड़े मिनरल्स के डिपॉजिट्स जब ये लाता है, आपकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, ये आपकी ऑर्गेनिक सॉइल को सपोर्ट करता है, ये वाटर लेवल को रिप्लेनिश करता है, रिचार्ज करता है, ग्राउंड वाटर लेवल को रिप्लेनिश करता है, ये आपके एक्टिव डेल्टा की लाइफ को सपोर्ट करता है, ये सी वाटर इंट्रूजन के साथ जंग करता है, रोकता है, ये कोस्टल इरोजन को रोकता है, ये डेपोजिशन लैंड फॉर्म बनाता है, ये एस्चुरीज और जो आपके मैंग्रोव्स के हेल्थ को इंक्रीज करता है, ये लेगून्स को इंक्रीज करता है, ये एस्चुरीज और जो कोरल रीफ्स वाले रीजन है वहाँ की ओशन एसिडिफिकेशन को रिड्यूस करता है। ये पानी जो है ये ऑल्सो एक इक्वेटिक जो है इकोसिस्टम डेवलप करता है कोस्टल एस्चुरीज के ऊपर। ये पानी जो है, जो फ्लड है, ये फ्लड एक अच्छी चीज़ है, लिव विद द फ्लड। अगर आपने फ्लड को रूम दे दिया कि गिव रूम टू द फ्लड, देखें देयर इज अ फेमस सेइंग कि फ्लड इज एन एक्ट ऑफ गॉड।
बट फ्लड डिजास्टर इज एन एक्ट ऑफ मैन। ये हमारा एक्ट है कि उसको हमने डिजास्टर बनाया। और खुदा कभी कोई चीज़ जुल्म नहीं करता। यहाँ मैं जो अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, खुदा जो है आपकी सॉइल को फर्टाइल करना चाहता है, आपकी ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करना चाहता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी, एलुवियल डिपॉजिट्स, खदर सॉइल बनाना चाहता है। ये अल्लाह ताला ला रहे हैं ना पानी, ये आपकी सॉइल सैलिनिटी को फ्लश आउट करता है। जितनी भी नमकियात जो ये आपकी, इसके अलावा ये पूरे एक इकोसिस्टम को अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है। हम सिर्फ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो मतलब लाइफ अंडर वाटर भी है। पॉइंट आपकी तरफ से ये आया है कि सिर्फ डैम स्ट्रक्चरल मेजर्स ही हल नहीं है, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर भी हमने साथ कंबाइन करना है। एग्रीड सर, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे आजकल एक डिबेट भी चल रही है, मैं आपको बताऊं। ट्रांसवर्स माउंटेन्स हैं कैलिफोर्निया के और कैलमेथ माउंटेन्स। ये बेसिकली अगर आप कैलिफोर्निया, आपको पता है ओरेगॉन है, एंड देन वी हैव दी कैलिफोर्निया। तो ओरेगॉन के और ऊपर आपको ये भी है, वी हैव दी यू नो देयर इज अनदर स्टेट, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। इधर एक कैस्केडेड माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो कैस्केडेड माउंटेन्स जो हैं ये स्टार्ट ऊपर जाके जब ये कनाडा में लगते हैं तो वी कॉल इट दी रॉकी माउंटेन्स, और नीचे ये कैस्केडेड माउंटेन्स हैं। इन कैस्केडेड माउंटेन्स की वेस्ट पे दो माउंटेन रेंजेस हैं, और उन माउंटेन रेंजेस का नाम है कैलमेथ माउंटेन रेंज और दूसरा है ट्रांसवर्स माउंटेन रेंज। आपने नाम भी सुना होगा कि कैलिफोर्निया में बड़ी फॉरेस्ट फायर हुई जी, बड़ी ज़्यादा आपने फॉरेस्ट फायर लॉस एंजलिस में देखी होगी। ये उसी कैलमेथ माउंटेन रेंज के पास एक बहुत बड़े दरख्त है जिनको सीरा नेवाडा भी कहा जाता है, सेकोया ट्रीज कहा जाता है। यहाँ पे एक विंड चलती है जिसको हम डेवल एनाबॉलिक विंड भी कहते हैं, डेवल्स विंड। ये गर्म हवा होती है और ये खुश्क और गर्म, ऐसी खुश्क हवा होती है। रीज़न ये है कि जो आपका पैसिफिक ओशन जो इस साइड पे है, ये बिकॉज इट इज़ मोर क्लोजर टू द नॉर्थ हेमिस्फीयर जी, तो it is not much it doesn't bring much warm evaporation, तो बारिश ये इतनी नहीं करता। लेकिन आपका जो गल्फ ऑफ अमेरिका और गल्फ ऑफ मैक्सिको है, सेंट्रल में ये गर्म हवा उठ के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से लाती है, तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन एज़ कम्पेयर टू उसमें ज़्यादा नहीं होती, तो इधर इतनी बारिश नहीं होती जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर ज़्यादा लगती है यहाँ पे। बट देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट रिवर स्ट्रीम्स जो निकलती हैं कैलमेथ माउंटेन रेंज से और ट्रांसवर्स माउंटेन रेंज। इन पे कैलिफोर्निया ने बड़े डैम्स बनाए हुए थे, 3-4 मेजर डैम्स थे, ये बड़े डैम्स थे। अभी अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ऑफ दी लार्ज डैम्स, बिकॉज उन्होंने ये देखा कि डैम्स ने अपने सेडिमेंट्स रिवर के आगे, जब ना सेडिमेंट रिवर के आगे जब आप ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स डैम बनाते हो तो रिवर खाली पानी तो नहीं लाता ना, वो सेडिमेंट्स लाता है, मिनरल्स लाता है, पूरे नीचे जो आपकी एक पूरे रिजीम को कंट्रोल करता है, रिजीम चेंज हो जाती है, पूरी एक फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजिकल फ्लूवियल रिजीम होता है जो कि फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, जो रिवर्स होते हैं ना, उन्होंने अपनी रिजीम तो रिवर के रीच के आगे या सेक्शंस की रिजीम्स को आपने चेंज किया। हम कहते हैं रिवर पहले हेड वाटर लाता है, फिर ट्रांसफर जोन लाता है, एंड देन डेपोजिशनल जोन। तो रिवर के 3 पार्ट होते हैं, हेड वाटर पहाड़ के पास, देन ट्रांसफर जोन वो पानी और मिनरल्स लाता है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाता है, एंड ऑक्सीजनेटेड वाटर लाता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट वाटर में, यानी वाटर हेल्दी होता है। और ये जब नीचे लाता है तो ये सेडिमेंट डेल्टा को देता है, तो डेल्टा के साथ ये तो पूरा एक रिजीम बनता है और इकोसिस्टम और लाइफ अंडर दी वाटर जो रिवर की होती है वो रिजीम का रहती है। जब आप डैम्स लाते हैं ना, डैम्स, तो रिवर की रिजीम खराब हो जाती है, सेडिमेंट फ्लक्स खराब हो जाता है, एंड देन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट नीचे का वाटर जो है, तो इसलिए उन्होंने डिसमेंटलिंग कर दी है। नॉर्वे ने भी एक रिवर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। और आपको ये बात पता होगी कि नॉर्वे में का जो है उसके आगे ब्लैक सी और नॉर्डिक सी है, नीदरलैंड में इस तरह के हैं प्रोजेक्ट्स। मैं नीदरलैंड्स की रहा था, सॉरी नॉर्वे का नाम ले लिया। तो नीदरलैंड में ब्लैक सी और आगे लगता है दी नॉर्डिक सी। और इधर एल्प माउंटेन्स और जूरा माउंटेन्स से जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो नॉर्थवर्ड इधर से ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड से निकल के जर्मनी में जाते हैं, और जर्मनी से आगे फिर ये डेनमार्क और नीदरलैंड की तरफ जाके ब्लैक सी और क्या जो आपकी दूसरा नॉर्डिक सी है, यानी दुनिया इस चीज़ के ऊपर नाउ दे हैव नॉर्वे एंड दे स्टार्टेड बिकॉज नॉर्वे तो ज़्यादा उधर फियोर्ड्स हैं, मतलब Norway has no got it no land actually, Netherlands has no land, so उसकी जो सेडिमेंट्स आती हैं तो वो उसको, और दुनिया में आपको पता है नीदरलैंड की वाटर के ऊपर स्टडी सबसे ज़्यादा है। तो सर नीदरलैंड में भी अभी डिसमेंटलिंग ऑफ डैम्स, देयर इज नो डैम इन द नीदरलैंड। तो अब ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है कि पानी को
डैम्स के जरिए बंद करने के बजाय गिव रूम टू द रिवर, उसको रिप्लेनिश करो, एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम, जहां उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है वहां उसकी ट्रेनिंग करो। लेकिन इस पे डिबेट है, इस पे आई कैन, देयर आर अदर प्रोसीजर्स जो आजकल एक वाटर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हसन अब्बास, वो भी यही बात करते हैं, बट उनके साथ हमारी थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कुछ बातों में, अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिकॉज वाटर को फिर आप यूज़ कैसे करोगे, क्योंकि रीज़न ये है वो कहते हैं कि बिल्कुल ही अनट्रेन्ड तो नहीं छोड़ सकते ना, वो कहते हैं टेरेस्ट्रियल वाटर जो है बैराजेस तो बनाने पड़ेंगे, कैनाल हेडवर्क्स, वो ये कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल जो आपके एक्वाफर्स हैं जी वो तो अनसस्टेनेबल हैं, लेकिन जो आपके इक्वेटिक या रिवराइन जो एक्वाफर्स हैं वो सस्टेनेबल हैं, उस पर रिप्लेनिशमेंट ज़्यादा होती है, पानी का फ्लक्स ज़्यादा है, वो कहते हैं 500 मिलियन एकड़ फीट नीचे पानी है, तो 500 मिलियन एकड़ फीट लेट से पानी तो है, और वो उसको आप छोड़ दें तो पानी उसमें भरता रहेगा, रिप्लेनिश इन्फिल्ट्रेट होता रहेगा, लेकिन उस पानी को यूज़ कैसे किया जाए? सैलाब भी तो हर साल नहीं आते, ना भी आए लेकिन पानी का फ्लो फिर भी रहेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स हमारे ज़्यादा मेल्ट करेंगे, ये भी याद रखें। लेकिन उनका एक ये थ्योरी है कि अगर वो बेसिकली वेस्टर्न थ्योरी को इधर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एरिड कंट्री में, सेमी एरिड कंट्री में, यहाँ सिर्फ 2 या 2.5 महीने में पानी आ भी जाए। सर हमारा इतना रगड टेरेन है ना कि अगर इंडस का वाटर है वो मैं पोटवार रीजन पे कैसे पहुंचाऊंगा, ऊपर की तरफ पहुंचाऊंगा। रीजन अब ये देखें, उनके कहते हैं रेत के नीचे पानी है। आपको पता है एक ऐसी कोशिश की थी उन्होंने कहा, आपको इस पे आपको सिर्फ थोड़ा सा कंक्लूसिव, वो कहते हैं कि रिवर बैंक्स के करीब रिवर बैंक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है पूरा, उस पे पेपर्स हैं मैंने पढ़े भी हैं। रिवर बैंक फिल्ट्रेशन ये कहता है कि आप रिवर को पंप करें, अब पंप करके आपके पास, अब इमेजिन मेरे पास 500 मिलियन रिवर के सैंड बेड के अंदर वो कहते हैं कि पानी जल्द होता है, तो उसको यूज करें, पानी तो है, अब उसको आपने नीचे पंप आउट कर दिया जी। पाकिस्तान का आपको पता है कनाल कमांड एरिया कितना है? बहुत ज़्यादा है, हाँ, अराउंड 180 मिलियन एकड़ फीट टोटल एग्रीकल्चर कमांड एरिया है, और इनको 110 मिलियन एकड़ फीट टोटल पानी कैनाल कमांड, 105 मिलियन एकड़ फीट कैनाल कमांड एरिया देते हैं। मैं कैसे पहुंचाऊंगा इन पाइप से? ये तो अब मेरे आपसे सामने क्वेश्चन है, डैम का फ्लो आपने देखा होता है जी, डैम से कितना पानी निकलता है? बिल्कुल, कितना, मतलब कि कितने क्यूसिक्स में निकल रहा होता है? लाखों क्यूसिक में निकल रहा होता है। मैं लाखों क्यूसिक का पानी किस तरह निकालूंगा? वो कौन से मैं इतने बड़े बड़े पंप्स बनाऊंगा, कितने बड़े वो साइज ऑफ पाइप्स बनाऊंगा? बिल्कुल, ये पाइप्स को फिर मैं पूरे पाकिस्तान की जो 85 मिलियन एकड़ ना हमारे मिलियन एकड़ हमारे इरिगेशन, सॉरी मिलियन एकड़ जो टोटल ओपन इरिगेशन सिस्टम में एक फ्लॉ ये भी तो है कि हमारी जो बड़ी कैनाल्स है ना वो अर्दन कैनाल्स हैं, उनमें सीपेज लॉसेस भी हैं, कन्वेयंस लॉस पाकिस्तान में। उस पे पता एक एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर आप सारी लाइन कर देंगे ना तो फिर आपके जो एडजॉइनिंग एरियाज में जो वाटर टेबल रिप्लेनिश हो रहा था वो कैसे होगा? फिर उसका भी एक हाइब्रिड सॉल्यूशन है, उसका हाइब्रिड सॉल्यूशन हमें अब जानना पड़ेगा। हाइब्रिड सॉल्यूशन बेसिकली वेजिटेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट है जी। वेजिटेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स ये है कि जो बेसिकली जो लाइनिंग भी आपने की हुई है ना, that is also a part of that symbiosis। porous भी करे, वहाँ पे ही सर जो anaerobic water, जब ऐसी वेजिटेशन लगाएं जिसको बेसिकली ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत ना हो, ऐसी, तो वो ज़्यादा वाटर लॉक्ड एरिया में कामयाब भी हो जाएगा। देन आपके पास जो स्मार्ट इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है, फिर वो या रिस्पॉन्सिव ड्रिप इरिगेशन है, रिज एंड फरोज है, या फार्म वाटर मैनेजमेंट, पिवट इरिगेशन है, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं उसमें, या फिर आपने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें हमने पाउंड्स और अपने इरिगेशन सिस्टम का इस पे एक लंबी डिबेट इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि बात टेक्निकल जल्दी से अब क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या हैं? हमने अब 2 या 3 सेशन कर लिए हैं जी, पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, ठीक है, आबी जहारियत के ऊपर हमने बात की है। इस पे सर मेरी कंक्लूसिव रिमार्क्स ये हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के दरियाओं को ऐसा निज़ाम दिया हुआ है जी कि कोई हमारे दरियाई रास्ते को रोक नहीं सकता। तो कोई ऐसी स्टेटमेंट देना कि हम पाकिस्तान का पानी कतरा भी नहीं जाने देंगे, तो ऐसा ये मतलब आपके वाटर एक्सपर्ट्स ने फिर आपको प्रॉपर पाकिस्तान की वाटर डायनामिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स नहीं एक्सप्लेन की। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट ये है कि आबी जहारियत में जो डेटा स्टेटिस्टिक्स बताते हैं, तो मिस मैनेजमेंट जो रंजीत सागर या जो इनकी थीन डैम और बगलियार, तो रावी और चिनाब के ऊपर थोड़ा सा मैनेजमेंट थी, सुतले और ब्यास पे मुझे रेगुलर नहीं लगता, उनके ऊपर प्रेशर था। जो इम्पोर्टेंट बात जी वो बात ये की जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और सबसे पहली बात ये है कि पानी की कदर करें। पानी आपकी हयात है, और पानी ही एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है
कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि हम वाटर स्कैर्स कंट्रीज में भी जाने वाले हैं। वाटर स्कैर्सिटी के बारे में इंशाल्लाह विल हैव अ डिबेट, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी की डेफिनेशन पहले मांगेंगे। वाटर स्कैर्सिटी को लोगों ने, मतलब जो लोग कहते हैं वाटर स्कैर्सिटी नहीं है, उनका पर्सपेक्टिव भी ठीक है, और जो कहते हैं वाटर स्कैर्स है उनका भी पर्सपेक्टिव ठीक है। द मेन इंटेंट को देखना पड़ेगा, पहले किस इंटेंट से किए रहे हैं। देखिए फेल्कन मार्क इंडेक्स है, और फेल्कन मार्क इंडेक्स ने पर एनम हम एक वाटर की पूरा एक डिफाइन किया हुआ है कि 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर एनम इज द टोटल वाटर वॉल्यूम इफ इट इज अवेलेबल फॉर पर कैपिटा पर इनकम, देन इन ऑल इट्स फॉर्म, चाहे वो ब्राउन वाटर एग्रीकल्चर के अंदर, या वो ब्लू वाटर है पॉन्ड्स के अंदर, सरफेस वाटर है, या वो अदर फॉर्म्स ऑफ वाटर है, और वो चाहे यूज़ हो रहा है वर्चुअल वाटर में एज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्रॉप्स की फॉर्म में, या वो वाटर यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, या वो यूज़ हो रहा है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वो पर कैपिटा पर इनकम 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर एनम उनका एक क्राइटेरिया है कि वो कैलकुलेटेड क्राइटेरिया। फेल्कन मार्क इंडेक्स इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेबल फार्मूला। वो रिपोर्ट्स पे जब आती है तो ऑब्वियसली जिस कंट्री की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ज्यादा हो रही हो, हाँ जी 2.4, और पानी उतना ही जनरेट हो रहा हो, पानी चलिए आपका स्टेबल है, पाकिस्तान में वाटर की अवेलेबिलिटी हो रहा है, मैं इस बात को हकीकत बयान करता हूँ, पाकिस्तान में वाटर अवेलेबिलिटी है और आगे ज्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सर 141 मिलियन एकड़ फीट अभी है, ये 150 तक भी जा सकती है, हाँ जी, लेकिन पर कैपिटा पर एनम ये रिड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल। द रीजन इज दैट जब पाकिस्तान बना था तो 5000 पर कैपिटा पर, लेकिन जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ पर कैपिटा जो पानी की कंजम्पशन पे अगर डिवाइड करें पॉपुलेशन के ऊपर तो ऑब्वियसली देन इट फॉल्स। सर अभी तो 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पे पहुंच गए, 500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर, तो वी आर स्कैर्स, इट इज एन एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी लाइन। तो अगर आप डेफिनेशन समझे तो जब भी पॉपुलेशन राइज होगी तो आपकी इंडिकेटर बताएगा कि आप वाटर स्कैर्स है, और उससे फिर आपको पता है फूड इनसिक्योरिटी, फिर उस वाटर स्कैर्सिटी को रिड्यूस करने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट इंटरवेंशंस है, सॉल्यूशंस हैं, हाँ जी, उसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। हम मज़ीद और टॉपिक्स के ऊपर भी अपने आने वाली सीरीज़ में बात करेंगे। अभी हमने बड़ी डिटेल से कुछ वाटर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की है। हम आगे जो हैज़र्ड्स और भी आ रहे हैं, स्मोक आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा सर स्मोक के बारे में इंशाल्लाह विल उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके ऊपर सेकेंडली सर मैं आपको एक आपकी सी वाटर इंट्रूजन के ऊपर हम करेंगे इंपॉर्टेंट में सर आपसे, क्योंकि शायद नेक्स्ट टॉपिक हम ये रखते हैं हमारी विंटर्स के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, जहाँ पे वेट विंटर्स, जहाँ पे वेट समर्स होंगी वहाँ पे ड्राई विंटर्स का भी कॉन्सेप्ट है। आगे एक हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस अल्लाह ने रखा हुआ है पूरे साल का। एक्सट्रीम इवेंट अगर एक साइड पे होगा तो उसका एक्सट्रीम दूसरा भी इफेक्ट दूसरी साइड पे भी आएगा। तो बिल्कुल जी, हम अब आगे विंटर आने वाला है, ठीक है, हम अपने विंटर के जो हैज़र्ड्स हैं, एसोसिएटेड हैज़र्ड्स के ऊपर बात करेंगे, और इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव जो है ना डिस्कशन के साथ हम इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर करेंगे। आप ज़रूर हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की जो वीडियोज़ आगे मज़ीद सुनने के लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड मेरी कंक्लूसिव रिमार्क्स ये होंगे, आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह हम आपको एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ इंशाल्लाह ताला नंबर ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू।